Hello students, welcome to my channel Aditya Sharma Physics and this video is for class 11th. क्लास 11th में हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक है आज का कंजर्वेशनल लॉज। तो कंजर्वेशनल लॉज स्टार्ट करने से पहले हमें कंजर्व्ड क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखिए, इन मैनी फिजिकल प्रोसेसेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस there are some quantities which remain unchanged with respect to time are known as conserved quantities। काफी सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं फिजिकल प्रोसेस में जो फोर्सेस के अंडर में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज, क्योंकि उनकी वैल्यूज कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जो लॉज इनको गवर्न करते हैं उनको बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशनल लॉज। तो हमारे पास ऐसी फिलहाल मेनली चार चीजें हैं जिनको हम मानते हैं कि वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, नेमली एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। और यही चारों चीजों को हम लॉज की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 कंजर्वेशनल लॉज हैं सिलेबस में जो आप प्लस 1 में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है आगे सिलेबस में काफी ज्यादा। अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं, पूरे जो फिजिक्स का हम चीजें आगे पढ़ने वाले उनका ओवरव्यू इस चैप्टर में चल रहा है। तो क्या क्या चीजें हमारे पास? 4 चीजें हैं, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसके लिए हमारे पास लॉज हैं। तो पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम and fourth is law of conservation of electric charge। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हम एक नाम पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये सभी लॉज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही बने। तो आइसोलेटेड सिस्टम समझते हैं, आइसोलेटेड। आजकल ये नाम भी आप काफी सुन रहे हो, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन मीन्स आउटर वर्ल्ड से अलग कर देना किसी को आइसोलेशन कहलाता है, कि आप उसको एक्सटर्नल लोगों के कांटेक्ट में ना लाए। आइसोलेशन आज के टाइम में इसके लिए यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब है एनी सिस्टम ऑन विच द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो असेंबली ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, असेंबली ऑफ बॉडीज हो सकता है, जिसपे या तो एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, और अगर लग भी रहे हैं तो उनका नेट सम 0, नेट इफेक्ट 0, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब किसी सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो उसमें चेंजेस भी पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा। जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो सारी क्वांटिटीज भी वही रहनी चाहिए जैसी है। तो ये जो हम क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही पढ़ रहे हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी बना नहीं सकते, एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम काफी सारा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट इतना कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मार्कर है और इसको मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगती है, और जब जस्ट ये अर्थ के सरफेस से टकराने वाला है, जस्ट टकराने वाला है,
उस टाइम पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ऊपर जितनी यहाँ जब हमने स्टार्ट किया पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे जस्ट जब टच होने वाला है उस टाइम पे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो टोटल सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का वो आपका मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है फ्रिक्शन की फॉर्म में और चीज़ों में। कुछ एक्सेप्शन भी है कि कई जगह हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केसेस एक्सेप्शन है जो कंजर्वेटिव नहीं रहते हैं, जिनमें पाथ पे डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो जब हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल जस्ट हमने ये पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज जो थे उनमें आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, और नॉन कंजर्वेटिव में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्वेटिव में टोटल एनर्जी तो रहेगी, साथ में मैकेनिकल एनर्जी भी रहेगी, लेकिन जो आपके नॉन कंजर्वेटिव है उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती। वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में, सोलर एनर्जी की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर आप इसका स्टेटमेंट पढ़े सिर्फ एक लाइन में, तो यू कैन से दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन isolated system is conserved. The total energy of an isolated system is conserved. और कैसे कंजर्व है, मैंने आपको एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में बता दिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, और ये हम अपने चैप्टर वर्क एनर्जी इन पावर में प्रूव भी करेंगे कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये आपका पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। अब दूसरे की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम is amount of motion contained in a body. How much motion is contained in a body is called momentum, and its expression is P is linear momentum equal to mv, m mass, v velocity. तो ये इसके एक्सप्रेशन है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कैसे होता है वेक्टर्स, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन है मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम को बताता है। तो अब लीनियर मोमेंटम के लिए भी सेम चीज है। आप कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है, या ऐसा भी कह सकते हैं द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, या टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो। एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो का मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये भी सेम है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इसका एग्जांपल हो सकता है रिकॉइल ऑफ गन। जब कोई बंदूक से गोली चलाता है तो बुलेट कहाँ जाती है, आगे, और गन रिकॉइल करती है वापस। वो इसी के कारण है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहले जब दोनों को होल्ड किया हुआ था तो जीरो था, तो अब भी जीरो रहेगा। जितना मोमेंटम आगे शिफ्ट हुआ है उतना ही मोमेंटम पीछे भी शिफ्ट होगा। और आप देखते हैं कभी आप नाव में बैठे होंगे, तो जब आप नाव में से उतरते हैं तो आप आगे की तरफ जाते हैं, नाव आपसे पीछे की तरफ जाती है। इसके पीछे यही लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सेम चीज अप्लाई कर देंगे कि जब एक्शन फोर्स काम नहीं कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अब एक और क्वांटिटी आती है एंगुलर मोमेंटम। देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है या रोटेशनल मोशन, एक ही बात है। एक बात कैसे है, किस तरह से होता है डिफरेंस, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन करती है तो उस केस में उसका एक एंगुलर एस्पेक्ट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सब चीजें जुड़ी होती है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशनल मोशन कर रही है उस केस में अटैच होता है। और उस केस में जैसे आपका हमारा जनरली अगर हम मोशन कर रहे हैं तो इनर्शिया फैक्टर जो है वो मास है, इनर्शिया मास बताता है। तो ऐसे ही रोटेशनल मोशन में भी एक इनर्शिया फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के रेस्पेक्ट जैसा ही होता है,
ये भी हम आगे अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या होता है पूरे डिटेल में, लेकिन फिलहाल जैसे इतना है कि मास के जैसा फैक्टर है, जब रोटेशनल मोशन करता है बॉडी तब समझ में आता है कि ये फैक्टर एक उसी तरह का है। तो जनरली अगर आप देखें, हमने लीनियर मोमेंटम की एक्सप्रेशन क्या पढ़ी, P इक्वल टू एम। तो यहाँ पे क्या है, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर एस्पेक्ट में P लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। एम की जगह मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर है। और यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे जो आपका एंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या समझना है, एंगुलर मोमेंटम को आप कैपिटल एल से डिनोट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे आ गया। अब अगर आप बात करें, इसको थोड़ा वैसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं लीनियर मोमेंटम की जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन में उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं लीनियर मोमेंटम को, तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब कोई बॉडी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन करती है तो उसके साथ में मोमेंटम अटैच होता है एंगुलर एस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम समझ गए तो बस इसके साथ में आइसोलेटेड सिस्टम लगा दीजिए। अब लेकिन क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करती है तो वहां पे फोर्स का एस्पेक्ट टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। वो सेम ही एस्पेक्ट है, फोर्स और टॉर्क, बस एंगुलर एस्पेक्ट फोर्स का टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी डेफिनेशन को चेंज कर देंगे, स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। द सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो हैज इट्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। जिस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, एक्टिंग जो आपका टॉर्क है वो जीरो होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिंपल डेफिनेशन सेम। आइसोलेटेड की जगह बस ये थोड़ा हमने स्टेटमेंट में चेंज किया है, अदरवाइज आप आइसोलेटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड के लिए तो ये होगा ही होगा। बस यहाँ पे थोड़ा और स्पेशल केस दे दिया कि जब टॉर्क जीरो होगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने एक और वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक पे बनाई है, अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा और कंसेप्ट समझना हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने उसके बाद उसमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उससे समझा दिया है डायरेक्टली, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है तो ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट हम 11th में इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से पहले आपको लॉज और फोर्सेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है तो पढ़ना ज़रूरी था। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे बहुत बढ़िया से, बेसिक्स के साथ साथ पूरा बढ़िया तरीके से करा दिया जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको अभी पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरा बेसिक पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। यहाँ पे भी डेफिनेशन कुछ कुछ एनर्जी जैसी ही दी जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रिक चार्ज भी सेम तरह से ही काम करता है कि ना तो बना सकते ना खत्म कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। या सेम बस जो आपने एनर्जी के लिए स्टेटमेंट दिया था वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज कर दीजिए, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये सिंपल सी स्टेटमेंट इसकी रहेगी। अब कैसे रहेगी, अगर मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग इज रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप दो बॉडी को रब करते हैं तो एक से चार्ज दूसरे पे चला जाता है। सपोज करो इनिशियली दोनों बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, अब मैंने जब रब किया, रब करने से क्या होता है, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले जाते हैं। तो मैंने जब रब किया, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले गए, तो एक ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दूसरे ने गेन किए। ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद दोबारा से देखते हैं, पहले भी यही सिस्टम था, अब भी यही सिस्टम है। पहले भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा था, अब भी नहीं काम कर रहा है। तो दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो पहले क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो था, और अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो जितना एक का पॉजिटिव है उतना ही दूसरे का नेगेटिव हो चुका है। तो टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। तो पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारे चार लॉ हैं, चार क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व रहती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारे फंडामेंटल ये कंजर्वेशनल लॉज हैं, जिनको आपने कंजर्वेशनल लॉज बोला है। तो क्या क्या चीजें हो गई, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इनका बेसिक क्या है, कहाँ से आते हैं, नेचर
से कैसे निकल के आते हैं, तो नेचर से समझते हैं ये फिर कंजर्वेशनल लॉज कैसे है। तो उसके लिए हमें सिमेट्री समझना पड़ेगा। नेचर जो है वो काफ़ी चीज़ों को लेके सिमेट्रिक होता है, स्पेस के लिए, टाइम के लिए, और बहुत सारी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिनके लिए सिमेट्रिक है। तो अगर आप टाइम की बात करें तो सपोज करो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं, आज हमने कोई काम फंडामेंटल फोर्सेस के अंडर में किया और 1 साल बाद वो काम करते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। टाइम जस्ट एक फैक्टर है इन केसेस में, और ये सब प्रोसेस के लिए नहीं है। ये फंडामेंटल लॉज के लिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप कैलकुलेट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, तो जो 1 साल बाद अर्थ जहाँ पे थी 1 साल बाद वापस वहीं पे होगी, 365 में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो ये क्या है, 1 साल बाद जो काम था वो 1 साल बाद फिर से हो रहा है। कुछ कुछ जस्ट एग्जांपल है एक साथ, कुछ आप लिमिटेड टाइम भी ले सकते हैं कि ये काम हो रहा था इस पीरियड में तो दोबारा उसी पीरियड में हो रहा है, तो रिपीटेशन है। तो ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम है। होमोजेनिटी ऑफ टाइम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकल के आता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ क्वांटिटीज या एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ऐसे ही स्पेस के लिए भी है कि यूनिवर्स में कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि ये फिक्स पोजीशन है किसी बॉडी की, कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट होता रहता है। अगर हम कह भी रहे हैं कि सोलर सिस्टम में सन एक जगह पे अपनी पे है, लेकिन हो सकता है वो भी रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो कि पूरा सोलर सिस्टम ही कहीं यूनिवर्स में कहीं घूम रहा है। तो आज जो हम समझ रहे हैं जरूरी नहीं कि वो फिक्स है। तो स्पेस में कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। और इसी से हमें लीनियर मोमेंटम का लॉ समझ में आता है। एक आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस भी है, जिसमें एक आता है कि कहा जाता है कि स्पेस की कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं है कि किधर आप जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हमने क्रिएट की है। तो हमने अपने चीज़ों को पढ़ने के लिए सब चीज़ें आसान की है कि टाइम हमने अपने अकॉर्डिंग आवर्स में, यूनिट में बांट लिया, स्पेस को हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, डायरेक्शन हमने बना दी एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अदरवाइज स्पेस के पास अपने ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब हमने क्रिएट किया है। तो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है। तो ये सब चीज़ें नेचर से आती हैं। नेचर को हमने पढ़ने के लिए अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें नेचर को दी हैं, टाइम स्पेस। नेचर के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए अलग स्पेस में अलग टाइम अपना सिस्टम होता है। नेचर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन हम पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये स्टडी के लिए हो रहा है। नेचर को नहीं पता कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको चला रहे हैं, नेचर अपने अकॉर्डिंग हमें चला रही है। जैसे कि आज एग्जाम्पल है कि हम लोग सालों से पैसे लगा रहे थे कि हम एनवायरनमेंट को साफ करेंगे। चाइना ने टावर बनाया, इंडिया ने रिवर गंगा को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए कि हम कर सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन 0 लेवल पे आ चुका है, रिवर्स क्लीन हो चुकी हैं। तो नेचर अपने आप को खुद कर सकती है काम। हम जो है हम गड़बड़ करते हैं, नेचर नहीं गड़बड़ करती। तो नेचर अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। नेचर खुद इस पूरी चीज़ को चेंज कर सकती है जब चाहे। तो हम तो सिर्फ उसको एक छोटा सा एक कोशिश कर पाए, इतने सारे लोग हजारों सालों से, कि बस उसको समझ पाए कि हाँ इसके बिहेवियर से ऐसा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम चेस खेलते हैं, अब 2 लोग चेस खेल रहे हैं, सपोज करो आपको चेस खेलना नहीं आता है, तो आप क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर से चेस खेलना देख रहे हैं कि चेस कैसे खेल रहे हैं। तो वहाँ से एक एक आप स्टेप को देख के उनको समझ रहे हैं कि अच्छा ये इतना चलता है, घोड़ा इतने चाल चलेगा, हाथी ऐसे चलता है, ऊँट ऐसे चलता है, प्यादा ऐसे चलता है। तो आपने सीख लिया कि अच्छा ये स्टेप है। लेकिन कब तक, जब तक आप देख रहे हैं। अब आपने अगर देखा कि कोई स्टेप किसी भी प्लेयर ने नया चल दिया, तो आपके लिए क्या होगा, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। अरे ये लो तो आपको पता ही नहीं था। तो नेचर भी ऐसे ही है कि आप उतना ही जानते हैं जितना अभी तक नेचर ने आपको दिखाया है। जितना अभी तक नेचर ने नहीं दिखाया वो हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ही है, हम बहुत बड़े अपने आप को मानते थे कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है मेडिकल फील्ड में, अर्थ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए क्या हालत है दुनिया में। तो ये नेचर, हम उतना ही जानते हैं नेचर को जितना नेचर ने हमें दिखाया है। तो ये इस चैप्टर में एक छोटी सी कोशिश है, फिजिकल वर्ल्ड। और ये अभी भी, जबकि हम नेचर पूरी तरह समझ नहीं पाए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा चैप्टर ये हो सकता है कि हम इसमें कितना भी पढ़ते जाएं कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड है, पूरा नेचर है। नेचर क्या है, नेचर बेसिक अगर हम तौर पे बात करें तो सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, और एनर्जी आपको पता है। तो मैटर और एनर्जी से पूरी नेचर बनी है। लेकिन इन 2 फैक्टर्स के ट्रांसफर घुमा आपको, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये
स्टडी हमने कुछ लॉज में कन्वर्ट तो कर ली, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नेचर अपने आप करती है। तो जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या उसको लिमिटेड स्टडी में पढ़ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में आप चैप्टर में कितना भी पढ़ सकते हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं फिजिक्स में, जितने भी इन्वेंशंस हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, कि ये इन्वेंशन किस किस साइंटिस्ट ने करी। फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी तो उसके साथ में उनका नाम जुड़ गया। फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी भी उन्होंने दी थी तो उसमें भी उनका नाम जुड़ गया। आइंस्टीन ने एक बात और गई थी, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द नेचर और वर्ल्ड इज इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। अब देखिए ये थोड़ा सा उल्टा भी हो गया कि हम कह रहे हैं नेचर को हम समझ नहीं सकते, और हमारी ये बात कहना ही सबसे बड़ी बात है कि हम नेचर को समझ रहे हैं, कि जो वो काम करती है उसको समझ रहे हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल ही बात यही है कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कि ये बात समझ नहीं आ रही कि जब नेचर अपने अकॉर्डिंग सारा काम करती है तो हम उसको समझ क्यों पा रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि भले हम ये कहते हैं कि नेचर को हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम काफ़ी एफर्ट करते हैं तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए समझ भी लेते हैं। जैसे ये सब चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही स्टडी होके आई, बुक बनी आई, जब ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग हुआ ये बुक भी बन गई कि ये पढ़ लीजिए। ये धीरे धीरे हम ही लोगों ने बनाई। और कैसे बनाई? कि एफर्ट करते रहे लगातार नेचर को समझने की, और समझ समझ के हमने ये लॉज बना दिए। तो आप कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि बस ये चीज़ सोच के कि ये तो नेचर तो बहुत बड़ा है, कहाँ तक कॉम्प्रीहेंड करें। जहाँ तक भी पॉसिबल है वहाँ तक करें, और इसीलिए इतने सारे लोग पीएचडी करते हैं। अदरवाइज सब लोग एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन पास करके खत्म हो जाते हैं कि बस हमें तो इजी लाइफ लेनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इजी लाइफ को छोड़ चुके हैं। तो ये सब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डिस्कस किया जा सकता है कि क्या क्या हमारे फिजिक्स की थ्योरीज हैं, जो जो लॉज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनसे क्या क्या नई टेक्नोलॉजी बनी। फॉर एग्जांपल ईएम वेव, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट है, सबसे पहले हमें मैक्सवेल ने थियोरेटिकली बताया था, उसके बाद हर्ट्ज ने प्रोड्यूस भी किया था। तो ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। ईएम वेव से फिर ईएम स्पेक्ट्रम में हमारे पास अलग अलग वेव आए, और आज हर वेव का अपना एक अलग इतना ब्रॉड यूज है टेक्नोलॉजी में, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट सोसाइटी पे। तो कितने बड़ा ये सेक्टर हो सकता है, कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है। लेकिन हमने एक बेसिक क्वेस्ट किया, बेसिक चीज करी है कि इसको सिंपल करने के लिए कुछ लॉज में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन्हीं के थ्रू इसको पढ़ेंगे, और पढ़ते भी आए हैं लोग, हम भी पढ़ेंगे। +1 और +2 में यही सब चीजें आगे चलेंगी आपकी। जो लॉज मैंने बताया, जो फोर्सेज मैंने बताया, इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। आगे के चैप्टर में यही सब पढ़ाया जाएगा आपको। 11th क्लास में इतना काफ़ी है आई थिंक एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि अगर इससे आने लगे तो ये इतना बड़ा है कि आप पढ़ते रह जाएंगे, हर एक इन्वेंशन पढ़िए। और एक और चीज़ है कि हम बता रहे हैं कि इसमें ग्रीक से ये सब स्टार्टिंग हुई, तो लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्र वेद कितने पुराने हैं, जो इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति में। तो ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, इनकी बातें भी इनसे ज़्यादा थोड़ी सिमिलर, ज़्यादा मतलब एडवांस रही होंगी थोड़ी, क्योंकि देखिए आजकल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पढ़ पाना समझ पाना आसान होता है। उस टाइम पे 5 वेद लगभग हज़ारों साल पुराने, उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे, और इन सब चीज़ों की नॉलेज उनमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण हम जानते हैं, सभी देख रहे हैं आजकल टीवी पर रामायण और महाभारत। तो ये कितने हज़ार साल पुरानी लिखी गई है, और उनमें जिन चीज़ों का जिक्र है वो शायद हम कुछ चीज़ें तो आज भी अचीव नहीं कर सकते। मन की गति से चलना, मन की गति से, उसमें श्लोक के रेस्पेक्ट में मेंशन है कि कैसे कैसे वो मूवमेंट होता था। और आप यकीन कीजिए कि हम लोग तो ये मानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने 1901 में एरोप्लेन इन्वेंट किया था, लेकिन देखिए हज़ारों साल पहले रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र है। प्रमाणित है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन जिक्र तो है ना। मतलब उस तरह की सोच थी एडवांस। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, ये भी इंडिया का ही पार्ट था। 1948 के बाद अलग जरूर हो गया है, लेकिन पार्ट तो सिविलाइजेशन यहीं पे थी, और हमारे कितने पुराने नगर है। तो ये सब सिविलाइजेशन, सब कुछ डेवलपमेंट पहले से था, लेकिन धीरे धीरे लॉस्ट होता गया। जब काफ़ी सारी लूट इंडिया की तरफ हुई तो काफ़ी सारे लॉस्ट होता गया। एक बेसिक एग्जांपल अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो हम क्या जानते हैं कि केपलर्स के लॉज से सोलर सिस्टम को गवर्न करते हैं। कि केपलर ने, कि पहले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी,
उसके बाद फिर टाइको ब्रहे ने काफ़ी काम किया, काफ़ी सारी रिसर्च की इसके ऊपर, फिर उसके असिस्टेंट ने उनके डाटा को इकट्ठा करके केपलर ने अपने जो लॉ दिए उनको हम सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं। लेकिन वहीं पे आप पढ़ना कि एक जगह मेंशन होगा कि आर्यभट्ट ने 498 एडी में, यानी कि अब से 1500 साल पहले, ये लोग तो 300-400 साल पहले समझ पाए इन चीज़ों को, आर्यभट्ट 1500 साल पहले नवग्रह हमारे यहाँ पहले से हैं, भगवान के रूप में मानते हैं उनको, देवता के रूप में। तो ये नवग्रह जो है नाम हमने पहले ही रखे हुए हैं। आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था डे और नाइट का प्रोसेस कैसा है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो यही समझा जाता है कि सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही सोलर सिस्टम का कंसेप्ट था कि सन के अराउंड 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब चीज़ें बताई गई थी। और आप एक देखते हैं नॉर्मली विक्रमी संवत हमारा कैलेंडर है, जो कि इस वाले जो कैलेंडर है इससे पुराना है, और उसमें बिल्कुल सही तिथियां बताई जाती हैं। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस्या के दिन चांद नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जो उसमें मेंशन है, तो वो सब चीज़ें क्या था, उस टाइम पे डेवलपमेंट था काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे वो लॉस्ट होता चला गया। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड की है, वो प्रूव्ड है। साइंटिफिक मेथड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, उससे जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी सबका एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट समझते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ मैं इसी के साथ एंड कर रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा है, और इसका ना जाने हिस्टोरिकल कितने सारे प्रमाण, कितने सारे एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें सिर्फ भावनात्मक रूप से ठीक है कि ये सब चीज़ें थी, लेकिन फिलहाल तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंडर में है, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उसके लिए आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये फिजिकल वर्ल्ड जस्ट बेसिक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते हैं, बनते तो बहुत हैं, लेकिन आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से ज़्यादा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आप फिजिक्स को समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये नेचर है हमारे आसपास के बारे में, और वो सब मैं आपकी हेल्प करूँगा समझने में कि ये सब फैक्टर्स कैसे हैं। अगर आपको जानना है, कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ कि इसमें ये फैक्टर कैसे बताया, क्या है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। मोबाइल नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।